ओके। जय हिंद प्यारे दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। और आज की ये वीडियो क्लास 11th का आपका जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है इसके मिड टर्म के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ठीक है। बेसिकली बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आने वाले एक दो दिन में ही आपका इंग्लिश का जो मिड टर्म का एग्जाम है ये कंडक्ट करवाया जाना है, जो कि 20 सितंबर 2023 को होने वाला है। ठीक है। तो आज की इस वीडियो से पहले हमने आपके मिड टर्म की तैयारी के लिए एक सैंपल क्वेश्चन पेपर आपको पहले ही हमने सॉल्व करके समझा दिया था। ठीक है। आज की इस वीडियो में हम एक और अपने सैंपल पेपर को देखने वाले हैं, जो कि सैंपल पेपर नंबर 2 होने वाला है। ठीक है। और सैंपल पेपर नंबर 2 को हमने पिछली वीडियो में आधा जो हमारा सैंपल पेपर था, ठीक है, ये हमने देख लिया था, सॉल्व कर लिया था, जिसमें सेक्शन ए यानी कि रीडिंग वाला और सेक्शन बी यानी कि राइटिंग वाला ये समझ लिया था। ठीक है। अब जो आज की हमारी वीडियो है ये पेपर नंबर 2 का पार्ट 2 का वीडियो है, जिसमें हम अपने सेक्शन सी यानी कि लिटरेचर वाले पार्ट को समझने वाले हैं। ठीक है। अगर आपको अपने पहले सैंपल पेपर के और पेपर 2 का जो पार्ट 1 का वीडियो है वो देखना है तो यहाँ पे एक प्लेलिस्ट दे दूंगा आई बटन में, ठीक है, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दोनों ही जगह पे आप जाके उस वीडियो को देख लेना। ठीक है। तो आइए शुरुआत करेंगे। पिछली वीडियो में हमने सेक्शन ए यानी कि रीडिंग स्किल्स वाला कर लिया था। ठीक है। जिसमें पहला क्वेश्चन एमसीक्यू वाला था, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी हमारा जो है वो एमसीक्यू वाला था। एंड जो थर्ड क्वेश्चन है ये बेसिकली हमारी नोट मेकिंग वाली थी। और नोट मेकिंग हमको करनी कैसे है इसके मैंने आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी दिए थे पिछली वीडियो में, और आपने बहुत अच्छा इसका बेसिकली फीडबैक भी दिया था, समझ में आया था अच्छे से, है ना। फिर सेक्शन बी किया था, जिसमें हमने बेसिकली एडवर्टीजमेंट कैसे लिखना है ये देखा था। ठीक है। और पोस्टर डिजाइनिंग कैसे करनी है ये भी हमने देखा था। पोस्टर डिजाइनिंग के लिए मैंने आपको कुछ 5 से 6 टिप्स भी दिए थे। ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे स्पीच की थी 2 टॉपिक के ऊपर, जैसे ये हमारा ये पहला टॉपिक था। ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक हमारा ये था। तो ये सभी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वीडियो जो पार्ट 1 का वीडियो था उसके लिए आप जाके देख लेना। ठीक है। ओके। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। देखिए आज की इस वीडियो का जो हमारा सेक्शन है, सेक्शन नंबर सी लिटरेचर वाला, वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन देखा है इस पेपर के, अगर आपको वो समझने हैं तो आपको इस पेपर की सेक्शन ए और जो हमारी बी की वीडियो है पार्ट 1 की वीडियो वो देखनी होगी। अगर आपको ये देखनी है तो लिंक आपको मैं यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा। ठीक है। जो प्लेलिस्ट होगी उसका, उसमें जाके आप इसको देख लेना। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है, बेसिकली देखिए इसमें हमें कुछ एब्स्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं, हमें इसे केयरफुली पढ़ना है और फिर उनसे पूछे गए जो क्वेश्चन होंगे उनका आंसर देना है। ठीक है। तो देखिए बेसिकली क्वेश्चन नंबर 10 में हमें 3 एब्स्ट्रैक्ट मिलेंगे। सबसे पहला होगा ए, दूसरा बी और तीसरा होगा सी। ए वाला जो है ये हमारा पोयम के संबंध में रहेगा, 2 पोयम से लिया जाएगा, यानी कि ये आएगा तो वैसे 3 नंबर का, बेसिकली इसमें चॉइस होगी इसलिए 2 पोयम बोला है मैंने। ठीक है। सेकंड जो है आपकी हॉर्नबिल वाली चैप्टर से लिया जाएगा और ये भी आपका 3 नंबर का आएगा और इसमें भी एक चॉइस आपको मिलेगी। ठीक है। उसके बाद अगला जो है ये आपके जो सेकंड बुक का चैप्टर है उससे लिया जाएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग, और ये आएगा आपका 4 नंबर का, इसमें भी आपको चॉइस मिलेगी। ठीक है। तो समझ गए कितने एब्स्ट्रैक्ट हमारे होने वाले हैं। तो आइए पहले वाले को हम पढ़ते हैं फिर इसके आंसर को देखेंगे। तो पहला वाला यहाँ पे दिया हुआ है कि अ स्वीट फेस माय मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transit feet। ठीक है। यानी कि आपकी जो पहली वाली पोएम उससे लिया गया। पहला क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान है। बेसिकली देखो 3 नंबर का जो आपका ये क्वेश्चन है इसमें एक क्वेश्चन 1 वर्ड 1 सेंटेंस वाला होगा और 2 क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वाज द कैमरा कैप्चर्ड। तो कैमरा ने क्या कैप्चर किया था? द कैमरा हैज कैप्चर्ड द 3 गर्ल्स, 3 गर्ल्स को। कौन कौन? द पोएट्स मदर, ठीक है, लेखिका की माँ, एंड हर 2 कजिन्स, उसकी 2 जो बहनें हैं बेट्टी और डॉली। इसको कब किया था? इन देयर स्विमिंग ड्रेस, जब वो स्विमिंग करने जाती है उनकी ड्रेस में। विद द पोएट्स मदर इन द मिडल एंड द 2 कजिन्स ऑन ईदर साइड होल्डिंग हर हैंड। यानी कि मदर जो है पोएट्स की वो बीच में है और उसकी जो 2 बहनें हैं बेट्टी और डॉली वो उनका हाथ पकड़े हुए हैं साइड में इधर उधर। ठीक है ना। और उसकी माँ बीच में है। सेकंड क्वेश्चन है कि हुज फेस वाज स्वीट। तो किसका फेस स्वीट है यहाँ पे? माई मदर्स, यानी कि माँ का है। ठीक। उसके बाद थर्ड देखिए क्या है कि नेम द पोएटिक डिवाइस व्हिच हैव बीन यूज्ड इन द लाइन वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिट फीट। तो इसमें किस बेसिकली पोएटिक डिवाइस को यूज किया गया है? तो वो है एलिट्रेशन, यानी कि अनुप्रास अलंकार को। ठीक है। तो ये पहला वाला आपका कंप्लीट हो गया। आइए अब हम सेकंड की बात करते हैं, यानी कि अथवा वाले की।
अभी जो आपका अथवा वाला ये जो बेसिकली स्टैंजा है, एब्स्ट्रैक्ट है, ये लिया गया आपकी जो सेकंड पोएम है द लेवनियम टॉप उससे, ठीक है। तो लिखा हुआ है द होल ट्री टीमलेस एंड थेल्स, इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, शेक स्टोक्स द फुल then flits out to a branch end, showing her buried face identity mask. Then with the ये क्वेश्चन समझ, ये वर्ड समझ में नहीं आया किस लिए यूज किया है बेसिकली, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि राइट द नेम फिगर ऑफ स्पीच इन द फर्स्ट लाइन। ये जो फर्स्ट लाइन आप देख रहे हैं इसमें किच फिगर ऑफ जो स्पीच है इसका उपयोग किया गया है, तो वो है बच्चों पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। कौन सा है? पर्सोनिफिकेशन। इसका क्या अर्थ होता है? बेसिकली अवतार होता है एक तरह से, ठीक है ना। अगर आपको ये जो फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है, और जो अलंकार होते हैं, ठीक है, वो समझने हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको अपनी सपोर्टिंग मटेरियल में ये जो दिए गए हैं ना इन सभी को आपको पढ़ लेना है, ठीक है। क्योंकि 5-6 ही होते हैं हर एक पोएम में, 2 ही पोएम तो 10 ही पढ़ने होंगे, 1 नंबर तो मिलेगा कम से कम, ठीक है। आगे है कि हु इज द इंजन ऑफ द फैमिली। तो इंजन कौन है फैमिली का? तो वो है गोल्ड फिंच। कौन है? गोल्ड फिंच है, ठीक है। थर्ड क्या है? द गोल्ड फिंच हैज परहैप्स without फूड टू फीड इट्स यंग once which has filled her family with excitement and energy, which paras of stanza supports this view, ठीक है। इट मीन्स कि गोल्डफिश शायद अपने बच्चों को खिलाने के लिए भोजन लेकर आई, ठीक है, जिसने उसके परिवार को उत्साह से और एनर्जी से भर दिया, ठीक है। तो श्लोक में ऐसा कौन सा वाक्य है जो इसकी इस स्टैंजा को सपोर्ट करता है, ठीक है ना। तो वो कौन सा है? वह इंजन ऑफ हर फैमिली, वो अपनी फैमिली का इंजन है गोल्डफिंच, ये यहाँ पे बेसिकली इसको इंडिकेट करता है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड वाला हो गया। इस तरह से ए का जो हमारे दोनों ही पार्ट थे वो कंप्लीट कर लिए, ओके। तो अब हम बात करते हैं बच्चों अपने बी वाले एस्पेक्ट की, जो कि आपका चैप्टर से लिया गया है और ये भी आपका 3 नंबर का है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहो तो इसे पढ़ लो, मैं सीधा का सीधा आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूँ, ठीक है। ये जो है आपका चैप्टर, क्या नाम है उसका? वी आर नॉट अफेयर्ड टू डाई, इससे लिया गया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पहला क्या कहता है कि आपके चैप्टर का जो नाम है वी आर नॉट अफेयर्ड टू डाई, ये वर्ड कब कहा गया है और किसके द्वारा कहा गया, ठीक है। तो आंसर लिखेंगे द नरेटर सन जोनाथन 6 year old मेड दिस रिमार्क्स व्हेन हिज फादर वेंट टू कंफर्ट द चिल्ड्रन, बट डैडी ही वांट ऑन वी आर नॉट अफेयर्ड टू डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर यू मम्मी स्वी एंड आई। यानी कि ये जो कथन है कि हम साथ साथ अगर हम साथ तो हमें मन से डर नहीं लगता, ये कथन कहा था लेखक के बेटे ने जिसका नाम था जोनाथन, जो कि 6 साल का था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द इम्पेंडिंग डिजास्टर। तो क्या इंडिकेशन था इसका? इंडिकेशन के बारे में यहाँ पे आप देखेंगे द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM विद ओमिनियस साइलेंस। ये था बेसिकली, तो कब आया था? 6 बजे आया था ये डिजास्टर, यहाँ पे आप देखेंगे। तो बी वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्रैश्ड। आपके इस स्टेंजा में जो एक वर्ड का यूज किया गया है क्रैश्ड, ये बेसिकली इसका क्या अर्थ है? क्रैश्ड का अर्थ होता है शिखा। तो शिखा यानी कि शिखर कह सकते हो। तो शिखर क्या है? ये टॉप ऑफ द वेव है, यानी कि जो लहर आती है उसकी सबसे ऊंची हाइट को क्रैश्ड कहा गया है, ठीक है। ये चीज थी, समझ गए अच्छे तरीके से? पहला वाला हो गया। अब दूसरे वाले को देखेंगे तो ये आपका जो क्या नाम है, डिस्कवरिंग सागा टू द कॉन्टिनेंट, उससे लिया गया है, आप चाहो उससे पढ़ लो, ठीक है। मैं सीधा आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। क्वेश्चन ये है कि हाउ डिड कार्टर रिमूव द रेसिन्स, यानी कि जो कार्टर था, ठीक है, उसने जो रेजिन था उसको कैसे हटाया? तो किसके मदद से हटाया था उसने? चेसल एंड हैमर, यानी कि छेनी और हथौड़ी की मदद से हटाया था, ठीक है, क्योंकि वो खुल ही नहीं रहा था। उसके बाद who said the mummy is in very bad condition because of what Carter did in the 1920s। ये कथन किसने कहा है कि ये जो मम्मी है, टुट की ये जो मम्मी है, ये इसकी बुरी स्थिति का कारण ये है कि कार्टर ने जो 1920 में किया था इसकी वजह से। तो ये कथन बेसिकली किसने कहा है? अब ये क्वेश्चन मैं छोड़ता हूं आपके लिए एक होमवर्क, ठीक है। होमवर्क बहुत आसान कर देता हूं मैं, आपको बताना है ये कथन जाही हवास ने या फिर हावर्ड कार्टर, किसने किया था बताना है। कमेंट में कैसे लिखोगे? कमेंट में लिखोगे क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, और लिखोगे बी,
उसके बाद में बता देना आंसर क्या है, ठीक है। बाकी आंसर में पिन कर दूंगा। उसके बाद है कि व्हाट हैव बिकम पार्ट ऑफ फेरोन्स लेजेंड, यानी कि जो बेसिकली फिरौन की किंवदंती का हिस्सा इसमें क्या नहीं बना, वो क्या था, ये था बेसिकली टुट्स की जो कंटेंट्स थे, यानी कि उसकी जो सामग्री वगैरह थी वो नहीं बनी थी, ठीक है, ये चीज थी। तो समझ गए, सेकंड वाला भी आपका कंप्लीट हो गया। तो बी के जो हमारे दोनों पार्ट थे ये भी हो गए। ओके, तो अब हम बात करते हैं बच्चों अपने सी वाले एस्टेट की, जो कि आपकी सेकंड बुक के चैप्टर से लिया गया है, ठीक है, और ये आपका 4 नंबर का आएगा। और पहला जो है ये आप देख सकते हैं, आपका जो चैप्टर 1 है इसी लिया गया है, आप चाहो तो इसे पढ़ लो। मैं सीधा आपके इसके क्वेश्चन आंसर करवाता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि एक सेकेंड। ओके, हाउ डिड नरेटर रिएक्ट ऑन सीइंग द हॉर्स एंड मुराद, यानी कि लेखक का क्या रिएक्शन रहा जब उसने मुराद को देखा और एक वो भी घोड़े के साथ में। तो क्या था, दी हॉर्स वाज वंडरफुल टू लुक, यानी कि घोड़ा देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा था, उसके पास से खुशबू भी अच्छी आ रही थी, और वो जो सांस ले रहा था वो भी काफी अच्छा था, यानी कि कोई चुरा के वगैरह लाया होगा या फिर कुछ और है, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था, ठीक है। येट ही डिड नॉट बिलीव that the horse had anything to do with मुराद since he could not afford it, यानी कि लेखक को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ, ठीक है, विश्वास ही नहीं हुआ कि ये घोड़ा उसके साथ में क्या कर रहा है, क्योंकि इतना अच्छा घोड़ा मुराद कभी खरीद ही नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है कि मुराद हैड बीन हाइडिंग द हॉर्स इन, तो वो घोड़े को कहां पे छुपाता था, ये छुपाता था बार्न ऑफ ए विनेयार्ड, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन इसी के संबंध में है कि जो विनेयार्ड का मालिक था, ओनर जो था वो कौन था, तो वो था फेथवजेन, ठीक है, सी राइट है। एंड उसके बाद में क्वाइट मैन, क्वाइट योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न्ड, हु सेड दिस लाइन, तो ये लाइन कही है अंकल खोस्को ने, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ये यहाँ पे राइट हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपका ये पहला वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसी सी का हम बात करते हैं सेकंड वाला, और ये जो है आपकी जो चैप्टर नंबर है बेसिकली द मदर्स डे, ठीक है, इसी लिया गया है, आप चाहो तो इसे पढ़ लो, मैं सीधा सीधा आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवाता हूँ, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज मिस फिtzgerald ओपिनियन अबाउट चार्ली स्पेंस, तो चार्ली स्पेंस के बारे में मिस फिtzgerald का क्या ओपिनियन था जब वो डोरिस को चढ़ाती हैं, ठीक है ना। तो वो ये था कि चार्ली स्पेंस इस बकटूटेड, यानी कि हिरन के दांत जैसा दिखता है, एंड हाफ ब्यूटेड, ठीक है, यानी कि हिरन के दांत जैसा दिखता है जो कि मंदबुद्धि का है, और मैं मरते दम तक उसको देखना पसंद नहीं करूंगी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज मिस पियर्सन डिस्क्राइब हर फैमिली मेंबर्स, तो मिस पियर्सन ने अपने फैमिली मेंबर्स को कैसे डिस्क्राइब किया है, उन्होंने कहा कि मेरे फैमिली मेंबर्स हैं थॉटलेस, यानी कि विचाराधीन, वो कोई विचार नहीं करते और वो सेल्फिश हैं, स्वार्थी हैं, ठीक है। एंड थर्ड क्वेश्चन, व्हेन डू मिस पियर्सन एंड मिस फिtzgerald गेट बैक टू देयर ओरिजिनल स्लेव्स, यानी कि जो मिस फिtzgerald और जो मिस पियर्सन होती हैं, ठीक है, ये जो उन्होंने प्रक्रिया अपनाई होती है आत्मा को इधर उधर करने की, तो ये बेसिकली क्यों अपनाई जाती है, ये अपनाई जाती है व्हेन सिचुएशन गोज आउट ऑफ हैंड, जब सिचुएशन हाथ से बाहर हो जाती है, ठीक है। बग टेट्स एंड हाउ विटेड, हु हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन दिस लाइन, तो किसे कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है चार्ली स्पेंस को, ठीक है, सिंपल सा था। तो ये वाला आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पे तीसरे का। एक सेकेंड, दूसरा वाला भी हो गया, अच्छा दो थे ना, तो ये दूसरा वाला भी हो गया। इस तरह से बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर जो 10 था अभी आपको दिखाता हूँ, इसका ए बी और सी, ये तीनों के तीनों एमसीक्यू वाला जो पार्ट था ये हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 10 के जो तीनों ही पार्ट थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। इसमें बेसिकली 3-3 नंबर के हमसे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनमें से हमें किन्हीं 2 क्वेश्चन का आंसर देना है, यानी कि 2 चॉइस है आपके पास, ठीक है, कोई 2 करने हैं। तो क्वेश्चन पहला ये है कि व्हाई वाज इट हार्ड टू बिलीव दैट द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज यंग एंड प्रेटी, यानी कि हम इस बात पे क्यों विश्वास नहीं कर सकते कि लेखिका की दादी जो थी वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज्यादा बेसिकली यंग थी, यानी कि युवा थी, ठीक है। तो क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज द ऑथर एज ए यंग बॉय, यानी कि जो लेखक था वो एक युवा लड़का होने के नाते हैड ऑलवेज सीन हर एज एन ओल्ड लेडी, यानी कि हमेशा उसने अपनी दादी को एक बूढ़ी औरत के संबंध में देखा।
सी वॉज ऑफ शॉर्ट स्टेचर एंड ब्रिंकलेट ऑल ओवर, यानी कि उसकी दादी की हाइट बहुत ही कम थी, यानी कि जैसे बौनापन होता है ना कुछ इस तरीके का, और जैसे जैसे सिंपल सी बात है, जब ओल्ड एज होती है तो हाइट वैसे ही कम होने लगती है थोड़ी बहुत, ठीक है ना, तो वैसा ही था। और उसके चेहरे पर, उसके शरीर पे झुर्रियां भी आ गई थी। सी हैड अ क्वाइट पर्सनैलिटी विच एवरीबडी रिस्पेक्टेड, यानी कि उनकी जो पर्सनैलिटी थी वो ऐसी थी जैसे हर एक फैमिली का सदस्य उनकी रिस्पेक्ट करता था। सो टू इमेजिन हर, यानी कि ये सोचना कि जो दादी है वो एक यंग या फिर एक प्रीटी गर्ल है, ये कथन सही नहीं होगा, ये एक विरोधाभास कथन होगा, ठीक है, ये कहा गया। सेकंड क्वेश्चन, द पोइट्स मदर लाफ्स एट हर फास्ट, यानी कि पोइट की जो मदर थी वो अपने अतीत में एक समय हंसी थी। हाउ डज द पोइट्स रिएक्ट टू हर पास्ट, यानी कि जो पोइट है वो अपनी माता के अतीत में हंसने पर कैसे रिएक्ट करती है। तो पहले ये देखिए, पोइट की जो माँ थी वो पास्ट में हंसी कब थी। द सी हॉलीडे वाज अ पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ पोइट्स मदर, यानी कि लेखिका की माता का ये इतिहास का वो एक्सपीरियंस था जब वो बीच पर गई थी, समुद्र के किनारे गई थी हॉलीडे मनाने के लिए, ठीक है। अ ग्लिम्पिस ऑफ द फोटोग्राफ्स परहैप्स रिवाइव्ड सम फीलिंग्स ऑफ शेयर्ड जॉय एंड सी लाफ, यानी कि आपने देखा होगा कि जो मदर थी उसके एक साइड में बैठी, एक साइड में डॉली, उसकी जो दो बहनें थी वो होती हैं, ठीक है। तो उसी समय फोटो खिंचाने के दौरान, बीच पे एंजॉयमेंट के दौरान कुछ बातें निकल के आती हैं, कुछ फीलिंग्स उभरती हैं जिससे उन्हें हंसी आती है, ठीक है। फॉर द पोएट हर लाफ्टर इज एन इंसिडेंट ऑफ द पास्ट, यानी कि पोएट के लिए ये एक इंसिडेंट था उनके इतिहास का। इट इज अम्यूजिंग इन आर्निक मैनर, इसीलिए इसको एक व्यंग्य के रूप में उपयोग किया गया है, क्योंकि कभी कभी जो लॉस होता है वो खुशी को मार देता है, ये चीज कही है। तो लॉस क्या था, उसकी मदद का, ये चीज बताइए, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है कि व्हाट इज द इंजन ऑफ मशीन, मशीन के लिए इंजन क्या है, एंड व्हाट इज द फ्यूल, एंड आपको इसको एक्सप्लेन करना है गोल्ड फिंच के संबंध में। तो आइए पढ़ते हैं। देखिए, द गोल्ड फिंच हैज बीन कॉल्ड द इंजन ऑफ हर फैमिली जस्ट एज ए इंजन स्टार्ट्स अप द मशीन, जिस प्रकार से मशीन में इंजन स्टार्ट होता है और मशीन चलने लगती है, इसी प्रकार से जब गोल्ड फिंच अराइवल इन दी नेस्ट सडनली स्टार्टेड द मशीन, यानी कि जब वो अपने घोंसले में पहुंचती है, ठीक है, तब वो जो उसका परिवार की कार्यक्रम की क्रिया है वो शुरू होती है। द यंग वंस इन द नेस्ट हैव स्टार्टेड मेकिंग नॉइस, और जैसे वो यंग होती है वैसे ही वो नॉइस यानी कि बोलना शुरू कर देती है, ठीक है। द फ्यूल ऑफ द इंजन इज द फूड, जिस प्रकार से इंजन का फूड खाना जो है वो फ्यूल है, उसी प्रकार से गोल्डफिश जो है इसका खाना क्या है, उसके लिए खाने को जुटाना, ठीक है। तो ये चीजें हैं, समझ गए अच्छे तरीके से। अब इसमें जो आखिरी क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ हैज द व्यू पॉइंट ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट चेंज्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि समय के अनुसार आर्कियोलॉजिस्ट का जो व्यू पॉइंट है टॉम के बारे में चेंज होता है, वो क्या है यहाँ पे बताइए। द आर्कियोलॉजिस्ट अर्लियर mainly focused on the treasure that the tomb would yield, सिंपल सी बात है कि पुरातत्ववेदा पहले मुख्य रूप से मकबरे से प्राप्त होने वाला जो खजाना होता था, ठीक है ना, इसी पर पूरी तरीके से अपना अटेंशन रखते थे। दे वुड पे लेस अटेंशन टू द डिटेल्स द लाइफ एंड द डेथ ऑफ मम्मीज इंस्टॉलेशन, यानी कि वो इस बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे कि जो उस क्या बोलते हैं कॉफिन में जो टुट है उसका जीवन कैसा था, उसकी मृत्यु के क्या कारण थे, इस पे कम ध्यान देते हैं, ठीक है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता है, द सेंटर ऑफ अटेंशन इज मोर ऑन फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ इन इंटरेस्टिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, यानी कि जैसे समय बदलता है वैसे वैसे जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उनका नजरिया भी बदलता है और फिर वो इस ओर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर देते हैं। मोरेओवर नाउ दे यूज मोर टूल्स इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, यानी कि अब हर एक चीज को जानने के लिए वो मेडिकल टेक्नोलॉजी या फिर जो साइंस टेक्नोलॉजी है इन सभी का यूज करने लगे हैं, ठीक है। तो ये चीजें थी। तो क्वेश्चन नंबर 11 के ये तीनों ही पार्ट आपको यहाँ पे समझ में आ गए। अब बारी आती है अगले क्वेश्चन की, तो वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, और ये बहुत ही अच्छा है, आपको एकदम आसान तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, और 12 में बेसिकली जो आपकी सेकंड वाली बुक है इससे लिया गया 3 नंबर का क्वेश्चन, दो है, आपको कोई एक यहाँ पर करना है, ठीक है। देखिए पहला क्या कहता है कि व्हाट इज द एटीट्यूड टुवर्ड्स जॉर्ज पियर्सन ऑफ मिस पियर्सन, यानी कि जॉर्ज पियर्सन का अपने
जो उनकी पत्नी थी मिस पियर्सन, इसके प्रति उनका क्या रवैया था वो हमें बताना है। तो लिखेंगे he is annoyed that instead of preparing tea his wife is sipping wine and relaxing। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि वह इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ था कि उसने अपनी पत्नी को बोला था कि मेरे लिए चाय बना के रखना। लेकिन चाय बनाने की जगह वो क्या कर रही थी, वो वाइन को पी रही थी और रिलैक्स हो रही थी, ठीक है? बट मिस पियर्सन शोज़ ओनली इंडिफरेंस, यानी कि उसके प्रति, यानी कि जॉर्ज का जो रवैया था, इसके प्रति मिस पियर्सन ने कोई भी रवैया नहीं लिया, ठीक है? He then tells her that the would have super at the club, यानी कि फिर उसे उसे कहता है कि वो क्लब में रात को खाना खाएगा। कौन? जॉर्ज कहता है पियर्सन से। मिस पियर्सन गेट्स annoyed at his attitude and rebukes him by telling him that people at the club make fun of him behind his back, यानी कि वो मिस पियर्सन का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, ठीक, मतलब मिस पियर्सन जो है वो जॉर्ज से कहती है मजाक उड़ाते हुए कि तुम क्लब में तो जाते हो, मजे लेते हो, नो डाउट, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारी पीठ पीछे वो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, ठीक है ना? ये चीज यहाँ पे कही गई है। तो ये रवैया था बेसिकली जॉर्ज का मिस पियर्सन के प्रति, ठीक है? अब इसमें अथवा में जो क्वेश्चन है इसे ध्यान से समझिए। डू यू थिंक द टाइटल ऑफ द स्टोरी द एड्रेस इज अप्रिशिएटेड, यानी कि जो स्टोरी का टाइटल है द एड्रेस, क्या ये सही है? आपको बताना है, अगर सही है तो कैसे, नहीं है तो कैसे, ठीक है? देखिए, इसमें मैं आपको कुछ वैल्यू पॉइंट्स बताता हूँ, वो उसके हिसाब से आप सेंटेंस को बना लेना, ठीक है? तो पहला है द एड्रेस 46 मार्कोनी स्ट्रीट वाज टोल्ड टू द ऑथर बाय हर मदर बिफोर वर्क, यानी कि युद्ध से पहले उसकी माँ ने अपने जो लेखिका थी, ठीक है, उसको बताया था कि ये एड्रेस है जहाँ पे मेरे जो थिंग्स होंगी वो रखी होंगी, वहां से ले लेना, ठीक है? ऑथर स्टिल रिमेम्बर्स इट आफ्टर लॉन्ग टाइम, यानी कि आज भी बहुत साल हो गए हैं युद्ध के बाद में, ठीक है, और उसे वो एड्रेस याद है। ऑथर विजिटेड द एड्रेस ट्वाइस, इसी एड्रेस पे ऑथर कई बार जाती भी है। द एड्रेस हैज हेल्प्ड टू ऑथर मूव ऑन इन लाइफ, यानी कि जो बेसिकली एड्रेस होता है वो लेखिका को अपने जीवन में मूव ऑन करने के लिए प्रेरित भी करता है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि द एड्रेस ऑफ द चैप्टर टाइटल इज सफिशिएंट, ठीक है ना? ये चीज सही है यहाँ पे, ठीक है, अप्रिशिएट बेसिकली। समझ गए अच्छे तरीके से? चलिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। ये बेसिकली आपका 6 नंबर का क्वेश्चन होगा और ये आपकी जो पहली वाली किताब है उससे लिया गया है। तो 13 में देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डिफरेंस डिड यू नोटिस बिटवीन द रिएक्शन ऑफ द एडल्ट्स एंड द चिल्ड्रन व्हेन ही फेस्ड विद डेंजर, यानी कि आपको आपके नजरिए से, ठीक है, क्या रिएक्शन होता है जब एक वयस्क और कुछ बच्चे किसी खतरे में पड़ते हैं, तो दोनों कैसे बाहर निकलते हैं वो हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है? तो लिखेंगे there is a lot of difference between the way in which the adults and the children reacted when faced with danger. Like the adults felt the stress of the circumstances but prepared themselves to face the dangers. यानी कि जो वयस्क होते हैं जब उन्हें स्ट्रेस होता है या फिर कोई समस्या आती है, कोई चुनौती है, तो वो हमेशा उस चीज से लड़ने के लिए, उस खतरे से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। They took sufficient precaution to protect the ship when the rough weather began, यानी कि जो अडल्ट से उन्हें जब पता चला कि वेदर काफी ज्यादा खराब हो रहा है तो वो सफिशिएंट सावधानी उन्हें बरतनी शुरू कर दी थी और शिप को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया था। दे इक्विप्ड एवरीवेयर विद लाइफनेस, वाटरप्रूफ क्लोथ्स एंड लाइफ जैकेट्स, यानी कि उन्होंने सभी को लाइफनेस दी थी, ठीक है, वाटरप्रूफ क्लोथ्स दिए थे और लाइफ जैकेट्स भी दी थी। Larry and Hab worked cheerfully and optimistically for 3 days continuously to pump out water from the ship. Mary replaced the narrator at the wheel when the deck was smashed and steered the ship. She also served them meal after 2 days of struggle against odds. अब यहाँ पे ये जो लाइन है बहुत कुछ कह के गई है कि जो लैरी और हैब, ठीक है, लैरी और हैब नहीं, हर्ब है बेसिकली, तो लैरी और हर्ब ने जहाज से पानी निकालने के लिए तकरीबन 3 दिनों तक बिना किसी गुस्से के, ठीक है, बिना किसी निराशावाद के प्रसन्नता पूर्वक और आशावादी ढंग से काम किया और जहाज से पानी को बाहर निकाला। जब डेक टूट गया तो मैरी ने पहिए पर
ऑथर की जगह ले ली और जहाज को चलाया। 2 दिनों तक इसको इसको वो करते रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने लोगों को भोजन परोसा। तो ये क्या दिलाते हैं? ये बताते हैं कि the narrator performed his role as a captain with courage, determination, resourcefulness and full responsibility। ये कुछ कुछ और पॉइंट है, आप यहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। बाकी मैंने आपको समझा ही दिया, एक दो पॉइंट और हैं, आप यहाँ पे देख लेना, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920s। व्हाट कार्टर डू एंड व्हाई, यानी कि हमें ये पता है कि जो मम्मी की कंडीशन थी ये बहुत बुरी थी, किसकी वजह से? जो कार्टन ने 1920 में किया था। तो कार्टन ने क्या किया था और क्यों किया था, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो आइए समझते हैं क्या किया था क्या नहीं इसके बारे में। देखिए, हावर्ड कार्टर वाज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु इन 1922 डिस्कवर्ड टुटटॉम। हावर्ड कार्टर एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था जिसने 1922 में टुटटॉम को खोजा। ही सर्च्ड इट्स कंटेंट्स इन हेस्ट, यानी कि उसने उसके कंटेंट्स को, उसके सामान को खोजा, उसमें सामग्री को खोजा, ठीक है, जल्दी जल्दी में। द टॉम विच हैड स्टूनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड क्वेस्ट सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, यानी कि जब मकबरा खोजा गया, ठीक है, तो जिसमें सोने की आश्चर्यजनक कलाकृतियां भी थी, खोज के समय इसको लेके सनसनी फैल गई, लोगों को इसका पता चल गया। आफ्टर मंथ्स, कई महीनों के बाद में, carefully recording the treasure in the Pharaoh's coffin, Carter began investigating the three nested coffins, यानी कि उसने अपना बहुत ज़्यादा टाइम लगाया इस ताबूत को, ताबूत में जो खजाना था इसको महीनों तक सावधानी पूर्वक दर्ज करने के बाद में कार्टर ने 3 ताबूतों की और जांच करनी शुरू कर दी, ठीक है। और अंततः वो मम्मी के पास पहुंचा तो उसने पाया कि अनुष्ठान रेजिन जो था वो बहुत ही टाइट हो चुका था, ठीक है। अब उसे खोलना था, तो उसके लिए क्या किया उसने? उसने छेनी और हथौड़ी का काम किया था, ठीक है, जिससे कि उसे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। और वही एक दो कुछ बातें हैं जो कि यहाँ पे दी गई, ठीक है। ओके, तो अब हम बात करते हैं बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। बेसिकली देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है और ये हमारे 6 नंबर के हैं। मैं आपको क्वेश्चन आंसर दिखा दूंगा, आप इसको पढ़ के समझ लेना, ठीक है, काफी टाइम हो गया है। Why did the two boys suddenly return the horse when they had planned to keep it for at least 6 months? यानी कि जब मुराद और लेखक ने घोड़े को 6 महीने के लिए अपने पास रखने की सोची थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने उसे अगले ही दिन रिटर्न कर दिया, यानी कि कुछ समय के अगले दिन। तो ऐसा क्या हुआ था? When पहले तो ये लिखेंगे कि although the boys had planned to keep the horse for at least 6 months, but when they accidentally meet John Burrow, जब वो जॉन बुरो से मिलते हैं, जो कि किसान होता है, वो कहता है मुराद से कि मेरा घोड़ा चोरी हो गया है, ठीक है। तो इसीलिए ये दोनों ही जो है मुराद और लेखक ये जाके जॉन बुरो को घोड़ा अगली सुबह वापस कर देते हैं। The farmer examined the horse and told him that if he did not know its parents, he could swear that the horse was his own horse which had been stolen from him several weeks ago। यानी कोई कहता है मेरे यहाँ से एक घोड़ा गायब हुआ है जो कि कुछ हफ्ते पहले हुआ था। He said that his family reputation for honesty was well known to him and so he felt comfortable saying that his horse could be to twin of their stolen horse, ठीक है। What John Burrow told them opened the eyes of both boys, यानी कि जो जॉन बुरो ने बात कही इसकी वजह से दोनों बॉयज, दोनों जो लेखक और मुराद था इसकी आंखें खुली, स्पेशली मुराद, एंड दे बिकम कॉन्सिक्वेंसेस, और वो चेतना से जागे, ऑफ हाउ प्रेशियस एंड स्ट्रॉन्ग देयर फैमिलीज रेपुटेशन फॉर ऑनेस्टी, जो कि अपनी इस बात को लेकर काफी ज्यादा चिंतित थे, अगर हम पकड़े गए तो हमारी फैमिली की रेपुटेशन ऑनेस्टी जो काफी सालों से चली आ रही है वो खराब हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने तय किया कि वो अगले ही दिन घोड़े को लौटा देंगे और वो जाके उन्हें लौटा भी देते हैं, ठीक है। तो ये चीज थी। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि हाउ डज मिस पियर्सन रिफॉर्म हर डिस्टिंक्टली फैमिली मेंबर्स, यानी कि जो मिस पियर्सन थी, ठीक है, उन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स को किस प्रकार से एक तरह से सही किया, वो यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए मैं कुछ आपको वैल्यूएबल पॉइंट्स बता देता हूँ। आप इन वैल्यूएबल जो पॉइंट्स हैं इनको पढ़ के आप जो है अपने आंसर को बना सकते हैं, ठीक है। आप इजीली यहाँ से पढ़ लीजिए और यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आज की जो वीडियो थी वो यहाँ पे हो जाती है कंप्लीट, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने आपको थोड़े बहुत ही कम समझाए होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे उसे समझ लेना।
बाकी अगर आपको पिछली वीडियो नहीं देखी आपने तो जरूर से जाके देखना। सेक्शन ए और सेक्शन बी रीडिंग वाला, रीडिंग और राइटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जाके जरूर देखना, ठीक है। अगर आपको सैंपल पेपर नंबर 3 भी चाहिए तो आप सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दो। ये सैंपल पेपर नंबर 3 लाना, उसमें ऐसे क्वेश्चन आना, बेशक से 1 या 1.5 घंटे की वीडियो बनाना, एक ही बार में पूरा समझाना, ठीक है। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।